किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चीची, जो कि किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। ये हमेशा किसानों के मुद्दों को लेकर किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजन लाइव में। ये बताइए, गौतम बुद्ध नगर हमेशा से ही किसान आंदोलन की धुरी रहा है। यहाँ पर जो किसान संगठन हैं, अनेक किसान संगठन है यहाँ पर, भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता संघ और भी कई किसान परिषद जैसे संगठन हैं। वो विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर किसानों को हकों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। भूमि अधिग्रहण को लेकर, 64% को लेकर, 10% प्लॉट को लेकर भी लंबे समय से यहाँ आंदोलन होता रहा है और सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता रहा है, वार्ता कराई जाती है। हाल ही में किसान एकता संघ भी अभी 25 सितंबर को सूरजपुर कलेक्ट्रेट पर अपने जो दूसरे किसान संगठन है उनके साथ में आंदोलन करने वाला था। तो वो आंदोलन क्या रहेगा या किन मुद्दों पर वो आंदोलन है, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपने बात की है किसानों की, तो गौतम बुद्ध नगर में तो शायद कोई दुर्भाग्य है, किसान यहाँ आए दिन धरने आंदोलन प्रदर्शन करते रहते हैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और अपने जो सही हक हैं उनके अधिकार के लिए। क्योंकि खासकर अगर देखा जाए, समझा जाए तो इस बीजेपी सरकार में तो कुछ ज्यादा ही अंत की हो रही है कि मुद्दे उठाए जाते हैं और मुद्दों को जो है दबा दिया जाता है, चाहे कानून के नजरिए से या फिर तानाशाही नजरिए से। आपने बात की है कि 25 सितंबर के लिए जो हमारा कलेक्ट्रेट पर धरना था, वो मैं आपको जानकारी देती हूँ, वो स्थगित हो गया है और उसमें मुद्दे हमारे वही थे, 64% बैकलीज वाला, 10% आबादी और जो रोजगार को लेकर के अन्य जो मुद्दे उसमें शामिल थे। उसमें एक बाढ़ का मुद्दा भी था, जो इस बरसात के कारण जो बाढ़ से फसल बर्बाद हुई है, ये हमारे मामले थे। लेकिन वो जो है स्थगित हो गया है। उसमें 3 संगठन हमारे शामिल थे, जिसमें रूपेश वर्मा, सुखबीर खलीफा और हमारे माननीय सोरेन प्रधान जी। तो स्थगित क्यों हुआ है और क्या उसमें आगे की रणनीति रहेगी? स्थगित होने का कारण ये रहा था कि यहाँ एक्सपो मार्ट में माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के आने का यहाँ वो प्रोग्राम है, जिसमें बताया जा रहा है, जो सूचना मिल रही है 25 तारीख में यहाँ वो आएंगे। 25 को हमारा जो प्रदर्शन था सूरजपुर कलेक्ट्रेट पे, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। उसमें जो है कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने तीनों संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को वहां बुलाया और वहां पे वार्ता हुई। वार्ता होने में उन्होंने बताया कि भी जो आपके मुद्दे हैं ये जायज मुद्दे हैं और हम आपकी जो है तीनों अथॉरिटी के सीओ से जो है 29 तारीख या 30 तारीख में हम आपकी बैठ करके फेस टू फेस वार्ता करा देंगे और कहीं ना कहीं आपका जो है वार्ता के माध्यम से ये इस समस्याओं का हल निकलेगा। और इस आश्वासन को जब दिया गया तो फिर जो है प्रदर्शन को यानी आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अभी आपने बाढ़ का भी जिक्र किया है, तो बाढ़ को लेकर अगर बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तरांचल और यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो बड़े बद से बदतर रहे हैं। जो आबादी है उनमें तो पानी गया ही है, लोग तो बाढ़ से परेशान रहे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाह हुआ किसान हुआ है। किसान की जो फसल है वो पूरी तरह से बिल्कुल तबाह हो गई है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में जो किसानों का कृषि योग्य भूमि है, खासकर जो धूप क्षेत्र का इलाका है, वहां पर किसानों को जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो क्या अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई सर्वे हुआ है या कोई राहत मिली है या कोई मुआवजे की बात कोई चल रही है? क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, एक बात कहता हूँ मैं, ज्यादातर मैं इसको बोलता हूँ कि जिसके नहीं होते घर परिवार वो क्या जाने अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या। तो परिवार वाले ही जो है इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ कि हर वर्ष लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए का इस बाढ़ के कारण, इन बरसात के कारण जान माल की क्षति होती है, और उसमें जान की भी क्षति होती है, माल की तो होती है, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग जो है 70% किसान प्रभावित हो गया है, जो उसकी बारिश के कारण और इस बाढ़ के कारण उसकी फसल नष्ट होती है। उसके जो है मकान भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है जंगलों में रहता है अपना मकान बना करके। और ये जो लापरवाहियां रहती हैं, जबकि ये वोट के समय पे जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां लंबे लंबे भाषण देती हैं, अपने मैनिफेस्टो तैयार करती हैं, हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इनकी लापरवाहियों का कारण होता है, तानाशाही का भी इसमें कारण होता है, जो उसको जो है जब इस तरीका की परिस्थिति आती है तो उसमें कोई ना कोई रख रखाव की इनकी कमी रहती है। और जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो एक घोषणा कर दी जाती है सरकार की तरफ से, सभी अधिकारी अलर्ट पर हैं, ये रहे, और शेख चुल्ली वाली भागदौड़ होती है, करता कुछ नहीं है। अधिकारी जो है अपने अगन बोट लेकर के उसमें पानी में मटर गश्ती करते हैं, और जो है कुछ नेता जो है वहाँ फसल के खेत में घुस जाते हैं, जैसे शिवराज चौहान जी पंजाब में जाकर के वो गन्ने की फसल को दिखा रहे थे। भाई, धान की फसल जो होती है, धान की फसल की लंबाई होती है लगभग 4 फुट, गन्ने की फसल की लंबाई होती है लगभग 10 फुट। तो ये क्या दिखा रहे थे वहां जाकर के? तो इनको फोटो शूट करने हैं, बाकी है कुछ नहीं। अब आपने जिक्र किया हिमाचल से लेकर के, अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 9-10 राज्यों में इस बार फसल जो है मतलब फसल बर्बाद हुई है, और उसमें जो बाढ़ आई है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 20-22 जिलों में जो है बाढ़ में फसलों का नुकसान करा है। और इसमें हुआ क्या था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसमें विपक्षियों ने कुछ कटाक्ष किए, तो सत्ता पर बैठे हुए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं कि हम उनका पानी बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है भारत ने पानी बंद किया पाकिस्तान का, और वो जो हमारे डैम थे 4-5 डैम वो ओवरफ्लो चल रहे थे। उधर हिमाचल में बरसात हुई, चीन में बरसात हुई, तो 4-5 नदियां का ये जो पानी का एकदम रेला आया और डैमन के ऊपर कर पानी उतरने लगा। जो हमारा रावी नदी का बांध है वो 6-7 जगह से टूटा, उधर सतलुज का बांध टूटा, उधर व्यास नदी का बांध टूटा। तो बांध टूटने का जब खतरा देखा कि डैम भी टूट सकते हैं, तो वो सारे डैम खोल दिए गए। उसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये तानाशाही वाला इस रवैया को हम मान सकते हैं कि बरसात के समय में थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाए तो उसमें बरसात से किसानों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसको प्राकृतिक आपदा का रूप दे देते हैं ये सत्ता में बैठे लोग अपना बचाव के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की लापरवाहियां हैं, और किसान तो इस बीजेपी सरकार में तो बेचारा ही बन करके रह रहा है। आपने जिक्र किया था सर्वे हुआ, तो मोदी जी, योगी जी ने, सॉरी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक घोषणा कर दी थी कि भाई हम उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है मुआवजा देंगे, उनकी फसल जो बर्बाद हुए जायज उनका सर्वे करा करके और सबको उनकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो अभी तक तो कुछ है नहीं, ढाक पे 3 पात है कि ये इनका सिस्टम ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और पंजाब में भी इसी तरीका का हुआ था कि 1600 करोड़ का जो पैकेज देने की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात कर दी थी, जबकि वहां कई लाख करोड़ रुपए का वहां किसानों का नुकसान हुआ, मवेशी बह गए, हजारों मर भी गए। और उनके मशीनरी यानी ट्रैक्टर मैंने देखी थी वहां वीडियो, तो ट्रैक्टर की हाइट कम से कम 7-8 फुट की होती है, वो पूरी तरीका से मट्टी में समा गया। तो वहां के खेत भी बर्बाद हो गए, वहां के मकान बर्बाद हुए। तो 1600 करोड़ में तो कुछ नहीं होता। हिमाचल में भी इन्होंने घोषणा की थी, हिमाचल में भी बहुत सारे लोगों की वहां जान गई है, उनके मकान ढहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो उम्मीद तो इस सरकार से तो उम्मीद करनी बेईमानी है, कुल मिला के बात ये है।
अच्छा, आप किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसके साथ में आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में उत्तर प्रदेश सचिव हैं। तो यहाँ पर आज ये सवाल हम जरूर करेंगे कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से ही आजम खां, जो कि विभिन्न मामलों में, अलग अलग मामलों में जेल में समय बिता रहे थे, और आज उनकी जमानत की बात और हुई है और उनकी रिहाई की खबरें भी हैं। ऐसे उसमें कुछ अटकलें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के जो आजम खां संस्थापक हैं, वो एक दूसरे दल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप कोई गोदी मीडिया वाली तो बात नहीं करने कि मुझसे कुछ ऐसी गहरी बात उगलवाना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उसका जवाब उसी तरीका से दूं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद आप गोदी मीडिया से हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है आपको कि आप जो है निष्पक्ष होकर के सवाल पूछते हैं, सभी से पूछते हैं, और जनता के जो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसकी। आजम खां पर क्या कहेंगे? मैं आजम खां पे ही आ रहा हूँ, तो लगता है, लेकिन फिर भी मैं दोनों चीज कह रहा हूँ। आजम खां जी का जो जिक्र है वो लगभग 23 महीने के आसपास में जो है वो जेल में रहे थे। उससे पहले वो 3 साल रहे, यानी कुल मिला के देखा जाए तो वो 5 साल जेल में रहे। और उन पे कहीं ना कहीं अगर गहराई से समझा जाए तो उन पे तानाशाही रवैया अपनाया गया। लगभग 104 के आसपास में उनको मुकदमे फर्जी दर्ज किए गए, और ये एक द्वेष भावना के तहत उनको किया गया। जबकि मेरी नजरों में तो आजम खां जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर हैं, और कहीं ना कहीं देशभक्त भी हैं। और उनको जो है इस तरीका से जो किया गया है, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि न्यायालय ने जो है एक इंसाफ दिया है, और संविधान हमारे देश में मौजूद है, एक ऐसा मैसेज दिया गया है। अब सवाल रहा इस चीज का कि देखिए, अभी तो कोई इस तरीका की प्रतिक्रिया आई नहीं है आजम खान जी की तरफ से। मैंने तो सुना नहीं है, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, और ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि भाई कौन क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो समाजवादी हैं अभी तक, क्योंकि वो एक मजबूत कद्दावर समाजवादी में नेता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक उनकी मजबूत पहचान है, और वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी हैं इस समय पे। अब बाकी तो देखो, कौन कब किधर गुलाटी मार जाए ये तो कहना मुश्किल, क्योंकि धीरंधर की तरह मुझ पर कोई वो पर्चा तो निकालना आता नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं। लेकिन जहां तक मेरा नजरिया है, राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, और हर आदमी अपना स्वतंत्र है। लेकिन फिलहाल तो वो समाजवादी हैं। अच्छा, आगे की क्या भविष्य की रणनीति हो सकती है? देखिए, मैंने अभी कहा था कि भविष्य में तो क्या हो सकता है क्या नहीं। मैं धीरेंद्र शास्त्री की तरह कोई पर्चा तो मैं बनाता नहीं, न मैं कोई ज्योतिषी हूँ। लेकिन अपना अपना नजरिया है। बहुत सारे नेता चले गए थे। अगर हम बात करें कि मैं लोक दल में रहा था, काफी साल मैंने उसमें काम किया था, और लोक दल का आप नजरिया आप देख रहे हो। जो जयंत जी ये कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं पलट जाऊंगा, लेकिन वो भी पलट करके भाग गए। जबकि अगर हम बात करें तो वो किसानों की पार्टी है, वो किसानों के नेता कहलाए जाते थे। 13 महीने किसानों का आंदोलन रहा, तो उसमें सत्ता पक्ष ने, गोदी मीडिया ने खूब अपमानित किया कि ये तो जाटों का है, ये तो जाटों का आंदोलन चल रहा है, ये किसानों का नहीं है। चाहे हम इंटरनेशनल महिला खिलाड़ियों की बात करें, उनके साथ में क्या हुआ था, चाहे आरक्षण की बात करें कि जब हरियाणा में शायद 2017 की बात है, उसमें जाट आरक्षण को लेकर के वहां हुआ, तो 17 या 18 जाटों को वहां गोलियों से पुलिस ने भून दिया था। और बहुत सारी चीजें, चाहे हाथरस में लाठियां खाई हो जयंत जी ने, और वो उसी में जाकर के जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की झलक वो माननीय नरेंद्र मोदी जी में देख रहे हैं। तो अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी, किसानों की पार्टी है, तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी माना जाता है, और ये पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी कहते रहे हैं, और ये तमाम जनता भी कहती रही है कि कई बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों के बल पर ही
समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन आजकल आपको देखना ना कि पहली समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कुछ आपको ये दिखाई नहीं रहा। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आखिर मुसलमानों से इतना परहेज क्यों अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बात से तो खैर मैं सहमत नहीं, लेकिन हाँ, गौतम बुद्ध नगर के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे नजर आती हैं। चाहे इसमें समाजवादी पार्टी की हाईकमान की बात करें या यहाँ के लीडरों की बात करें, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है कुछ वो चीज नजर आती है कि जिसमें ये कहते हैं कि भाई नजर चुराना या बैकफुट पर धकेलना, ये चीजें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा नहीं लगता। गौतम बुद्ध नगर में कैसे कैसे लग रहा, मतलब समाजवादी पार्टी क्या वाकई मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है? देखिए, अगर मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की बात करूं तो 5 लाख से ज्यादा वोटर इसमें हैं। और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद कोई मुस्लिम लीडर है ही नहीं। अब मुस्लिम लीडर क्यों नहीं है, ये एक गहरा मंथन का एक विषय है। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो उसमें भी जो है आपका नोएडा आ गया, दादरी आ गया, जेवर आ गया। और नोएडा में भी तकरीबन 70-75 हजार के आसपास में वोट हैं। और जो है दादरी में भी 1 लाख से ऊपर वोट हैं। और लगभग 80-85 हजार के आसपास में जेवर पे भी मुस्लिमों की वोट हैं। लेकिन इनको इग्नोर किया जाता है। अब पता नहीं वो हाईकमान को, यहाँ के जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, उनको गुमराह करती है हाईकमान को, या जान मान करके जो है वो इस चीज पर गौर नहीं कर रहे। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि भाई लीडर या तो हाईकमान बनाती है या फिर लीडर समाज बनाती है। अब समाज में कितनी जागरूकता है ये भी एक गंभीर विषय है। अब इस पे भी कोई ना कोई मंथन करने की जरूरत है। हालांकि कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि मुझे कोई इस चीज से कोई परहेज नहीं है कि भाई सच्चाई बताना भी एक सिपाही का, किसी पार्टी का भी हो, उसको जो कहना चाहिए ताकि वो बात आगे तक पहुंचे। कि गौतम बुद्ध नगर में किसी भी पार्टी ने हर बिरादरी के जो है, हालांकि देखो हम जो है हमारे पूर्वज थे वो गुर्जर थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया आज से लगभग 450 साल पहले। तो जाति तो वही रहेगी, धर्म बदलने से कभी जाति नहीं बदलती है। तो गुर्जरों में भी जो है हमारे बड़े पारिवारिक संबंध हैं और बहुत ही मान सम्मान मिलता है। हम उनका करते हैं, वो हमारा करते हैं। और देश के अंदर तकरीबन जो है सभी 85-86 के करीब मुस्लिम जो है कन्वर्टेड हैं, इन्हीं लोगों में से हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पिछले लगभग 6-7 महीने से हमारे अंदर खाने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के प्रक्रिया हम चला रहे हैं। जगह जगह जो है जो जागरूक लोग हैं कि भाई हमें एक मुस्लिम लीडर खड़ा करना है, चाहे भले ही कोई भी हो। और इस चीज से हमें कोई परहेज नहीं है। अगर हमें कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम सारे मुस्लिम लीडर जो हैं, जो इनकी हमारा मंथन चल रहा है, 2027 का अभी समय है, तब तक हम कोई ना कोई आदमी अपना चुन लेंगे हर विधानसभा में, चाहे नोएडा हो, दादरी हो या जेवर हो। ये पक्का है। अगर हमें कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम एक अपना लीडर चुन करके भेजेंगे, उसे हम जिताएंगे, जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। जीतना ना जीतना तो ये तो देखो एक किस्मत की बात है, वो वोट जनता देती है। ये प्रक्रिया हमारी जो है अंदर खाने चल रही है। अभी हम किसी को शो भी नहीं कर रहे कि भाई कौन कौन इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम सभी से संपर्क कर रहे हैं जितने भी जागरूक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और हमारी जो है अलग अलग गुप्त बैठक होती रहती है। और इसमें कौन प्रत्याशी हमें लाना है, किस, यानी दादरी पे या जेवर पे, नोएडा पे, हम तीनों में से एक ना एक प्रत्याशी चुन करके अपना भेजेंगे। या तो कोई भी पार्टी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो या और भी अन्य कोई भी पार्टी हो, अच्छी जो मजबूत पार्टी है जिसका एक आधार है, जन आधार है, उसकी पहचान है,
और उससे अगर कोई मुस्लिम लीडर आता है, हम उसको लीडरशिप देंगे कि भाई हम आपको प्रत्याशी दे रहे हैं, हम इसकी सपोर्ट करेंगे, आप इसको टिकट दीजिए। मतलब आपको भाजपा से परहेज नहीं है? भाजपा से क्या परहेज है? भाजपा का ठेका ले रखा है क्या मुसलमानों ने? मुसलमान क्यों हरावे भाजपा? भाई मुसलमानों का नुकसान कितना हो रहा है? देश के अंदर 20% के करीब मुसलमान हैं और बाकी तो सब अदर्स हैं। अब मुसलमानों का कितना नुकसान हो रहा है? मुसलमानों का तो फायदा हो रहा है भाजपा में, सबसे ज्यादा उनको अनुदान राशि। ये कहा जाए अगर गौतम बुद्ध नगर में भाजपा किसी मुसलमान को प्रत्याशी बनाती है तो जो ये कहा जाता है कि भाजपा और मुसलमान बिल्कुल एक मतलब डिस्टेंस है, वो चीज नहीं रहेगी। इलियास भाई मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, अगर बीजेपी मुसलमान लीडर लाती है तो उसमें बुराई क्या है? भाई दुश्मन जो है बीजेपी मुसलमानों की थोड़ी है, सबकी दुश्मन है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, सारी चीजें जो हो रही हैं वो सब कई तो हो रही हैं। हम परसेंटेज निकाल लें, देश के अंदर 20% के करीब मुस्लिम है, बाकी तो 80% अदर्स हैं। अब उनके आंकड़े निकाल लो, सबसे ज्यादा आफत मुसीबत किस पर पड़ रही है? मुसलमान को अगर नौकरी नहीं है तो वो तो पिंचर लगा लेगा, ठेली लगा लेगा, 20 रुपया के केला को वो 40 में बेच देगा। नुकसान किसका हो रहा? पिंचर लगा रहा, 10 रुपया का पिंचर है वो 50 रुपया ले लेगा, तो वो तो रोजगार पे लगा हुआ है। सवाल मेरा सबसे बड़ा ये है गंभीर है कि भाई जो मुस्लिमों के ठेकेदार बन रहे हैं, मुस्लिमों के रहनुमा बन रहे हैं, या कोई हिंदू जो इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हिंदू को इस्तेमाल कर रहा। भाजपा हिंदू को इस्तेमाल कर रही है। इनके बड़े बड़े जो डाक बंगले बने हुए हैं, भाजपा के लगभग 500 के आसपास में आलीशान कार्यालय है देश के अंदर। आप इनका दिल्ली में जाकर के देख लीजिए, इनका क्या गजब का 15,000 करोड़ का शायद आसपास का वो कार्यालय बना हुआ है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जिसने जो है देश में आजादी के लिए कुर्बानी दी और उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने इतने साल शासन करा, उनका कार्यालय देख लो। भाजपा का देख लो, 11 साल में कितना बड़ा कार्यालय आलीशान खड़ा करा। समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय, समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय है, बसपा के भी हैं, कार्यालय तो सभी के हैं। लेकिन मैं तो दो पार्टी इनकी बात कर रहा हूं जो देशभक्त पार्टी बनती है। जो भाजपा जो है 24 घंटे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इनसे जो है अगर इनसे सच्चाई पूछे तो ये उसको देशद्रोही बता देते हैं, उनको अपराधी बता देते हैं, उसको अलगाववादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या बता देते हैं। यानी जो सच की आवाज उठाएगा वही जो है इस भाजपा की नजरों में अपराधी है। भाई भारत को आजाद करने में हमारे सभी समुदाय के लोगों ने अपने जान माल की जो है कुर्बानी दी है और 200 साल जो है अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध करा। इनको फ्री में आजादी मिल गई आरएसएस भाजपा को, ये जो अब सत्ता में बैठे हुए हैं। तो बताइए ये कौन सा लॉजिक है? तो बस सच्चाई को हम समझते नहीं है। ले में बेर बेर के हर आदमी ले हुए मुसलमानों को बदनाम करता रहता है। मुसलमान ने ठेका दे रखा किसी ये जिताने का, हराने का। अरे जो जीतेगा जीत जाएगा, मुसलमान वोट देनी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाई हमारे देश में जाति की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। अरे विकास की राजनीति हो, अमन चैन तरक्की भाईचारे की राजनीति हो, देश को सक्षम बनाने की राजनीति हो, देश को मजबूत बनाने की राजनीति हो, देश में संसाधन जुटाने की राजनीति हो, हर कोई बैठ जाता टीवी डिबेट में और भौंकते रहते में नुक मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा, कोई कह रहा ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार हो रहा, कोई कह रहा है कि गुजरों के साथ में अत्याचार हो रहा, कोई कह रहा है जाटों के साथ में अत्याचार हो रहा, कोई कह रहा है जाटों के साथ में। मतलब हर जाति का नेता बैठा हुआ है, देश का भी नेता है कोई। अत्याचार किसी के साथ नहीं हो रहा, उनकी कुर्सी खतरे में होती है। भाई सवाल कुर्सी का तो वो जो है जनता को समझना चाहिए ना। जनता को ये समझना चाहिए कि ये जो है ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में, यानी कोई खतरे में नहीं है, ना देश खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है। सच्चाई तो यही है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का कि भाई जब सभी राजनीति जो है जाति धर्म की कर रहे हैं तो फिर हमने भी जो है अभी तो हमारे पास में 100 लोगों के आसपास की टीम है, वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी। और हम भी कह रहे हैं जब सभी कर रहे हैं जाति की तो भाई हमारा भी प्रत्याशी, भाई हाईकमान तो हमें कोई बनावे नहीं नेता। यानी गौतम बुद्ध नगर से ही मुस्लिम राजनीति की शुरुआत
होने जा रही है। करनी पड़ेगी भाई, कब तक रहेंगे? 76 साल के करीब जो है देश को आजादी के हो गए। यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है गौतम बुद्ध नगर में मुस्लिमों की। सभी जो लोग जो है संपन्न भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लॉयर भी हैं, सरकारी जॉब में अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बिजनेस में हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ लीडरशिप ही नहीं है। यहाँ तो बस जयकारे लगाने को होंगे पीछे पीछे। तो जयकारे कब तक लगाएंगे भाई? किसी को तो किसी का ना तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये तो पक्का है, यानी अभी तक जो मुस्लिम है वो भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में तो भीड़ का हिस्सा बना हुआ है, ये स्पष्ट है बिल्कुल। और इस जो है इस भीड़ के हिस्सा को हम जो लोग हैं, हम कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो हम इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। या तो हमें कोई भी पार्टी टिकट देगी किसी को, हम उनको नाम देंगे कि भाई ये है प्रत्याशी हमारी तरफ से, आप इसको जो है वोट दें। और ये भी हमारी स्पष्ट रहेगी कि भाई हमने कोई जीतने का ठेका नहीं ले रखा। जब सभी यहाँ हारते आ रहे हैं, कोई जीतता कोई हारता है, तो हमारी जेब में वोट थोड़ी है। हम अपील करेंगे लोगों से, चुनाव के वोट की अपील करेंगे, चुनाव की अपील करेंगे, सभी समुदाय के लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, सबसे अपील करेंगे। हमारे सब हैं, अपने ही है भाई। हमारे लिए तो जो है जो लोग हम बुद्धिजीवी हैं, जो मानवता के तौर पर हम वोट मांगेंगे और मानवता के तौर पे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें सबका साथ चाहिए, हमें सबकी वोट चाहिए। और अगर वो नहीं देते तो हम अपना फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी हम उतारेंगे 100%। अगर कोई टिकट नहीं देता निर्दलीय भी चुनाव मैदान में बिल्कुल आएंगे, नुकसान किसी का भी हो, हमें अच्छी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल उतारेंगे। स्वागत भाई, विजन लाइव न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। लेकिन इस आवाज को आगे तक जरूर भेजना। ऐसा नहीं है कभी इसको आप दबा दो यहीं रह जावे। हमने यहाँ शोर मचाया और ये यहीं तक रह जावे, शोर आगे तक नहीं जा। गौतम बुद्ध नगर के किसी कोने में भी ना पहुंच करके बाहर की तो अलग बात है, तो ये आगे तक जानी चाहिए बात। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि हमेशा किसानों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। फिलहाल ये किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और इसके साथ में समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में उत्तर प्रदेश सचिव हैं। इनसे हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की। किसान मुद्दों से लेकर हमने राजनीति के कई मुद्दों पर बात की। आजम खां आज रिहा हो रहे हैं, आजम खां पे बात की। और खासकर एक जो मुद्दा निकल कर आया वो गौतम बुद्ध नगर की राजनीति पर लेकर आया। और गौतम बुद्ध नगर की राजनीति को लेकर इन्होंने खुलासा किया है कि मुस्लिमों का एक वर्ग भी राजनीति के रूप में लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ। और इनका ये साफ कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवार निकल कर आएगा और सभी राजनीतिक दलों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। और मुस्लिम उम्मीदवार को यदि कोई राजनीतिक प्रत्याशी बनाता है तो मुस्लिम जो समाज है वो एकजुट होकर उसको वोट करेगा। इसके साथ में जो दूसरे वर्ग हैं उनसे भी वोट की अपील करेगा। यदि कोई भी राजनीतिक दल मुस्लिम प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाता है तो फिर निर्दलीय रूप से भी चुनाव मैदान में आकर डटेंगे।